जय गुरु जी संगत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी की कृपा से आप गुरु जी का ब्लेस्ड सत्संग सुन रहे हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, हम गुरु जी से करीबन 25 से 27 साल पहले मिले थे। मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे बचपन के दोस्त हैं तरुण भैया और सबीना भाभी। वो हमें सबसे पहले गुरु जी के पास लेकर गए थे। तब गुरु जी जलंधर में बैठते थे। जब हम सबसे पहले बार गुरु जी के मंदिर गए तो गुरु जी की ऑरा देखकर मुझे तो ये लगा कि मैं इन्हें फेस भी कैसे कर सकती हूँ, मैं इनकी तरफ देख भी कैसे सकती हूँ। वहां पर एक खंबा था, मैं उसी के पीछे खड़ी रही। जब सबने लंगर कर लिया तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को देखकर ऊंची आवाज में पूछा, ये कौन है, कहाँ से आया है? तो तरुण भैया आए, उन्होंने कहा गुरुजी ये मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ आया है दिल्ली से, चंगा है, वदिया है। ये हमारी गुरुजी से पहली मुलाकात थी। हमें पता नहीं था कि हमने साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं, महापुरुष के दर्शन किए हैं, ये हमारी आगे पूरी जिंदगी भी बदल देंगे। ये कुछ हमारे दिमाग में तब आया भी नहीं। फिर उसके बाद गुरुजी के एम्पायर एस्टेट जब हम जाते थे तो मेरा बेटा बहुत छोटा था, मेरे पास कोई मीट भी नहीं थी और मेरे इन-लॉज हमसे काफी दूर रहते थे, तो मैं बहुत कम एम्पायर एस्टेट हम जा पाते थे, क्योंकि गुरुजी कहते थे जो छोटे बच्चे हैं और बड़े लोग हैं वो प्लीज उनको घर बैठे ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वो मंदिर में ना आया करें। तो हम काफी कम जाते थे, पर गुरुजी हमेशा हमारे लिए इनवाइट्स भेजते थे। बड़े फंक्शंस के इनवाइट, कभी किसी संगत की शादी में बुला लिया। हम उनको जानते ना पहचानते, पर हमारे पास कार्ड आया होता था गुरुजी का भेजा हुआ कि भाई गुरुजी ने आपको इस शादी में बुलाया है। हम रेगुलरली गुरुजी के पास जा ही नहीं पाते थे, पर वो हमें नहीं भूलते थे। संगत जी, भगवान बहुत होते हैं, बहुत लोगों को भगवान मानते हैं, पर ऐसे कोई भगवान नहीं होते जो तुम्हें नहीं भूलते। हम भूल जाते हैं पर वो हमें नहीं भूलते। कई साल बाद हम फिर एक दिन डिनर करने बाहर गए हुए थे, वहां पर तरुण भैया का फोन आया कि एम्पायर एस्टेट आजा, गुरुजी बुला रहे हैं। प्रवीण ने कहा कि मैं ऐसे कैसे आ सकता हूँ, मैंने नॉनवेज भी खाया है, मैंने ड्रिंक भी ली है, मैं तो फिर कभी आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, गुरुजी अभी बुला रहे हैं, तू अभी गुरुजी आ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एम्पायर एस्टेट के गेट में ढूंढते हुए बस घुसे ही थे कि वहां पर तरुण भैया बाहर ही आ गए। तो इन्होंने कहा मैंने तो तुझे फोन भी नहीं किया, तू बाहर कैसे आ गया? कहते गुरुजी ने मुझे भेजा। उन्होंने कहा देख वो गेट पर पहुंच गया है, बाहर खड़ा है, जाओ उसे अंदर ले आ। ये हमारा गुरुजी से पहला साक्षात्कार था एम्पायर एस्टेट में। हमने वहां मत्था टेका, कुल 8-10 लोग थे, गुरुजी बीच में कारपेट पे बैठे हुए थे। गुरुजी ने जाते ही हमें कड़ा प्रसाद और चाय पिलाई और फिर मेरे हस्बैंड से कहते हैं कि तू मेरे लिए शर्टें, गुरुजी ने सब पंजाबी में बोला, मैं पंजाबी में नहीं बोल पाऊंगी, कि तू मेरे लिए शर्टें बनाएगा? उन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी मैं बनाऊंगा। तो गुरुजी ने कुछ कपड़े उनके पास ऑलरेडी रखे हुए थे, वो उनको दिए और कहा वदिया सी बनाकर लाइयो, सिरोस्की लगाकर। उन्होंने कहा जी गुरुजी। हमने वो कपड़े ले लिए और ले आए। इतने में मेरी डॉटर थी, गुरुजी ने उससे पूछा, तब वो बहुत छोटी थी, गुरुजी ने पूछा कि कौन से स्कूल जाती है? मेरे को तो समझ नहीं आई पंजाबी बिल्कुल भी। तो सबीना भाभी ने कहा कि उनकी डॉटर भी वहीं जाती थी, कि ये गौरी वाले स्कूल जाती है। तो उन्होंने कहा वदिया स्कूल है, चंगा है, यहीं पढ़ते रहें दो। और मेरे दिमाग में तब बहुत चलता था कि मैं उसका स्कूल बदलवा दूं, क्योंकि वो बड़ी डरपोक सी, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ लड़की थी। मुझे लगता था कि कोएड में जाएगी तो ठीक रहेगी, पर गुरुजी ने उस दिन कहा नहीं, चंगा स्कूल है, यहीं पढ़ना है। इतने में मेरा बेटा जो प्रिपरेटरी स्कूल में जाता था, उसने कहा, और उसे तो पता नहीं था कि गुरुजी हैं, भगवान सामने बैठे हैं, वो पीछे से बोला गुरुजी गुरुजी मैं मॉर्निंग स्टार जाता हूँ। गुरुजी ने कहा चंगा मुंडा है। और उससे पहले मेरे बेटे को बहुत वीजिंग होती थी, इतनी वीजिंग होती थी कि हम डॉक्टर्स के ही लेकर उसको भागते रहते थे। हमें नेबुलाइजर लेने को डॉक्टर ने कह दिया था। तब उस समय इंडिया में नेबुलाइजर भी नहीं मिलते थे, सिंगापुर से मंगाना पड़ता था, बहुत महंगा होता था। और उन्होंने, डॉक्टर्स ने कह दिया आप इन्हें टैक्सी में लेकर घूमोगे। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि हम हर जगह जाने के लिए टैक्सी लें।
तो तब उबर ओला भी नहीं चलती थी। पर उस दिन का दिन है, उसके बाद मेरे बेटे को कभी कोई अस्थमा का अटैक नहीं आया, कभी कोई ब्रोंकाइटल एलर्जी नहीं हुई, और आज तक कोई भी उसे एलर्जी नहीं हुई। गुरुजी ने फिर मुझे देखा और मुझसे पूछा कि क्या करती हो। मुझे फिर नहीं समझ आया क्योंकि गुरुजी ने पंजाबी में पूछा। तो सबीना भाभी ने कहा कि गुरुजी हाउसवाइफ है। उन्होंने जैसे मुझे स्कैन करते हैं ना, ऐसे मुझे देखा और मुझे कहते हैं कि कुछ करना चाहिए इसे। लिटिल डिड वी नो कि उन्होंने मेरे लिए कुछ चुन लिया था उस दिन, जो मुझे 18 साल बाद करना था। उस दिन वहाँ रोमा आंटी भी थी। रोमा आंटी भी पुरानी संगत हैं, जो मेरे हस्बैंड को साइड में लेकर गई और उनसे बोली कि आपको पता नहीं है कि गुरुजी ने आपको क्या सेवा दी है। इस सेवा को लेने के लिए यहाँ लाइन लगी हुई है और उन्होंने सारी लाइन को छोड़कर आपको ये सेवा दी है। एक 12-15 साल बाद रोमा आंटी मुझे कहीं मिली, मैं उनके पास गई। मैंने कहा रोमा आंटी आप मुझे पहचानते हो? कहती है हाँ मैं आपको पहचानती हूँ, आप तो वही हो ना आंटी जिनके अंकल को शर्टों की सेवा दी थी। कहती है वो गुरुजी ने मुझे आपके पास भेजा था कि इनको बताकर आओ कि मैं इनको क्या सेवा दे रहा हूँ, इनको अभी बताकर आओ कि मैं इनको कैसे ब्लेस कर रहा हूँ। तब तो कुछ भी नहीं समझ में आया संगत जी। ठीक है गुरुजी ने कह दिया, बहुत खुशी की बात है। फिर गुरुजी प्रवीण को कपड़े शर्टों के देते रहे और वो बना बना कर लाते रहे। वो बेल्जियम से सिरोस्की मंगाते थे, इंपोर्ट कराते थे, फिर लगवाते थे और गुरुजी को शर्टें बना के देते थे। गुरुजी शर्टों की सेवा देते चले गए। एक बार तो गुरुजी ने पश्मीने के छोटे छोटे स्टोल्स दिए जो और कहा इनकी शर्टें बनाकर लाओ, और उन 4 स्टोल्स में से एक शर्ट बननी थी। और फिर गुरुजी ने यही चैलेंज दिया, वदिया सी बनाकर लानी है। और जैसे गुरुजी वो शर्ट देते थे ना, तुरंत ही पूछते थे अब तो इन्हें बनवाकर कब लाएगा। छोटे बच्चे की तरह पूछते थे अब तुम कब बनवाकर लाओगे इसको। एक बार प्रवीण अमेरिका गए थे, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। तो वो वहां से टोबलरॉन ड्यूटी फ्री शॉप से चॉकलेट लेकर आए। घर आकर बोले कि मैं गुरुजी को चॉकलेट दूंगा। मैंने कहा दिमाग विमाग सही है, आप गुरुजी को ही चॉकलेट दोगे? आप में हिम्मत कहाँ से आएगी ये गुरुजी को चॉकलेट देने की? खैर चॉकलेट हमने एम्पायर स्टेट में तो दी नहीं, वो रखी रही कुछ दिन तक। फिर एक बार गुरुजी ने वहां पर हमें बुलाया जहाँ डीएलएफ प्रोमेनाड, एम्बियंस मॉल, वसंत कुंज वाली रोड है, वहां तब जंगल हुआ करता था। गुरुजी के साथ वहां पर 3 कार थी। एक कार में गुरुजी बैठे हुए थे, 2 संगत उनके साथ थी, तरुण भैया सबीना भाभी भी वहीं थे। और गुरुजी वहां गए और चॉकलेट गुरुजी को दी। गुरुजी इतने खुश हुए उस चॉकलेट को पाकर, कहते तू मेरे लिए लाया है रवीन, तू मेरे लिए लाया है। ऐसे भगवान होते हैं। फिर वहां उन्होंने चाय प्रसाद पिलाया और मेरे हस्बैंड को ये कहा जा ऐश कर। एक दिन मेरे हस्बैंड नौकरी करते थे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। उनके पास ऑफिस में फोन आया लंच टाइम के अराउंड, अननोन नंबर से, कि गुरुजी बुला रहे हैं और आप छोटे मंदिर आ जाओ। तो प्रवीण वहां गए मंदिर में, छोटे मंदिर में। सर्दियों के दिन थे, मंदिर में बस एक केयरटेकर थे और कोई भी नहीं था। प्रवीण को देखते उन्होंने गुरुजी को कमरे में प्रवीण को भेज दिया। गुरुजी का जो एम्पायर स्टेट में साइड में कमरा होता था। जनवरी के दिन थे, गुरुजी अपने कमरे में शॉर्ट्स और बनियान में बैठे थे। कमरे की सारी खिड़कियां खुली थी और एक पंखा भी गुरुजी के बेड साइड के ऊपर चल रहा था। प्रवीण उनके पास वहीं नीचे जमीन पर बैठ गए और गुरुजी ने चाय प्रसाद खिलाई और समोसा प्रसाद खिलाया। और आधा घंटा गुरुजी उन्हें देखते रहे और वो उनके चरणों में चुपचाप बैठे रहे। और गुरुजी ने एक शब्द कोई बात नहीं कही, ना ही मेरे हस्बैंड ने कोई बात कही। और फिर आधा घंटे बाद गुरुजी कहते हैं जा अब चला जा। प्रवीण आज भी इस बात को कहते हैं कि इतनी डिवाइन मीटिंग थी गुरुजी के साथ, और हमें नहीं पता उस दिन गुरुजी ने हमारे ग्रह इधर उधर किए, क्या ब्लेस किया, सारी जिंदगी उन्होंने हमारी बदल दी, हमें नहीं पता। पर गुरुजी ने कुछ तो बहुत बड़ा किया। गुरुजी ने जब चोला छोड़ दिया उसके बाद हमने मंदिर जाना बंद कर दिया। अज्ञानी है ना हमें लगा अब गुरुजी नहीं है तो मंदिर जाके हम क्या करेंगे।
फिर से वही बात, हम भूल जाते हैं पर भगवान हमें भूलने नहीं देते। ये निराले भगवान है। हमने जब बंद कर दिया तो उसके बाद मेरी तबीयत बहुत खराब हुई। एक बार इतना वेट लॉस हो गया, मैं कुछ खा नहीं पाती थी। मैंने सारे मेडिकल टेस्ट करा लिए, सब बिल्कुल ठीक आए। एंटी डिप्रेसेंट्स तक मुझे लोगों ने देनी शुरू कर दी। 1 महीना गुजर गया और मेरी तबीयत खराब पे खराब होती चली गई। तब तक बड़े मंदिर हमने जाना नहीं शुरू किया था। तो एक दिन मैंने बहुत हिम्मत बटोरी और मैं बड़े मंदिर गई और वहां जब चाय प्रसाद मिला, मुझे लगा कि मैंने तो कुछ खाया ही नहीं 1 महीने से, मैं चाय प्रसाद पी लूं क्या? मेरे से पूरी चाय प्रसाद पी ली गई। जब लंगर हॉल में नीचे गए तो वहां लंगर आया, तो मैंने बड़े डरते डरते 1 रोटी खा ली। मुझे लगा अरे ये मैं 1 रोटी प्रसाद पूरा कैसे खा लिया। दूसरी भी मैं खा सकती थी पर मैंने डर के मारे वो खाई नहीं। फ्रॉम दैट डे देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैं हर दिन ठीक होती गई और नॉर्मल लाइफ होती गई। शायद तभी भी गुरुजी को लगा कि मुझे पूरा विश्वास नहीं हुआ है। मैं बचपन से कृष्ण जी को बहुत मानती थी और उनकी बहुत पूजा करती थी। गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और एक बहुत विशाल स्टेज था। वहां गुरुजी ने येलो कलर के पीताम्बरी कपड़े पहने हुए थे, सिर पे साफा लगाया हुआ था, उस पे एक मोर पंख लगा हुआ था और बांसुरी उनके हाथ में थी और मुझसे कहते हैं मैं ही तो तेरा भगवान हूँ, तू किसको पूज रही है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि परिवार का एक भी सदस्य अगर मेरे पास आ जाएगा मैं उसको ब्लेस कर दूंगा। मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है मेरी मदर के घर की, वो गुरुजी को बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे पर हम विश्वास करते थे। मेरे ब्रदर से 50 ईयर ओल्ड थे, उनकी डॉक्टर्स ने ओपन हार्ट सर्जरी बताई। बहुत टेंशन हो गई घर में कि कैसे सर्जरी हो गई। मैं गुरुजी से प्रे करती रही, गुरुजी सब ठीक हो, गुरुजी सब ठीक हो, आप प्लीज ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाना। सर्जरी के पहले दिन गुरुजी मेरी ड्रीम में आए और एक बड़ा सा आश्रम था, वहां पर मैं सीढ़ी पे बैठी थी और उन्होंने बहुत सारी रोटी प्रसाद मेरे हाथ में दी। तो मैंने कहा इतनी सारी रोटी प्रसाद गुरुजी मैं कैसे खाऊंगी? तो उन्होंने कहा ये तेरे भाई के लिए, जा ब्लेस कर दिया। संगत जी मानोगे नहीं, वो ओपन हार्ट सर्जरी करा के अपने घर वापस 7 दिनों में वापस चले गए और शायद उन लोगों को आज भी ये आभास नहीं होगा कि ये सब गुरुजी की वजह से हुआ। उसके बाद मेरा नेफ्यू है, वो भी नॉन बिलीवर, बस हम विश्वास करते थे। उसको फिट्स आने लगे, मेंटल सीजर्स आने लगे। तो बहुत 25-26 साल का ही था, घर में काफी टेंशन हो गई। जो उसकी प्रिलिमिनरी MRI कराई गई उससे डॉक्टर्स को लगा कि शायद मैलिग्नेंट ट्यूमर है। उसके मम्मी पापा तो दिल्ली भी नहीं आए हमारे साथ, वो हम उसको दिल्ली लेकर आए। बहुत अपसेट थे, बहुत अपसेट। डॉक्टर्स ने कहा कि इसका एक स्पेक्ट्रम MRI होगा। हाँ, मैं गई स्पेक्ट्रम MRI कराने और मैं बस वहां वो 1.25 घंटे हुआ। मैं गुरुजी से यही कहती रही, गुरुजी आपने जो ऑपरेशन करना है ना आप अभी कराओ, अभी जाओ अंदर और सब कुछ ठीक कराओ गुरुजी, कुछ गलत रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए गुरुजी प्लीज। बस मैं मंत्र जाप करती रही और यही बोलती गई। अगले दिन रिपोर्ट लेके हम गंगाराम के न्यूरो सर्जन के पास गए। उन्होंने वो रिपोर्ट देखी और ऐसे जोर से मेज पे मारी, कहते ये इससे डर रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है, लाओ अभी खोपड़ा खोल के निकाल दूं, ये छोटा सा कैल्सिफिकेशन है और ये कुछ भी नहीं है। ये कई लोगों को तंग करता है लाइफ लॉन्ग, कई लोगों को नहीं करता। और गुरुजी ने उसको हील करा, मेरे नेफ्यू को। एक और मैं अपने कजिन का सत्संग सुनाती हूँ संगत जी, ये बहुत ब्यूटीफुल सत्संग है। शादियों के बाद कजिन्स दूर हो जाते हैं, हम उनसे मिल नहीं पाते हैं, हम उनसे बात नहीं कर पाते हैं, सब अपनी लाइफ में लग जाते हैं। एक दिन उस कजिन ने मेरे पास पता नहीं क्यों फोन किया और कहता है कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मैं ग्रीन पार्क। मैंने कहा कहाँ जाओगे? कहते ग्रीन पार्क में। मैंने कहा अच्छा, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। वो बहुत रिलक्टेंट था, वो चाहता ही नहीं था कि मैं उससे मिलूं, पर क्योंकि मेरा बहुत मन था मिलने, मैं ग्रीन पार्क चली गई वहां पर।
तो मैंने कहा कि मैं पहुंच गई हूँ, तुम कहाँ हो? वहां पर ग्रीन पार्क में सामने हेयरिंग एड के डॉक्टर हैं, कोई बहुत फेमस हेयरिंग के, तो वो वहां पर बैठे थे। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार करूंगी, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर में डॉक्टर के यहाँ से अटेंडेंट आया और उसने मुझे बोला कि आपको अंदर बुला रहे हैं। मैं अंदर गई और मुझे पता लगा कि उसकी डॉटर, ग्रोन अप डॉटर, शी वॉज अबाउट 20 देन, उसको 85% सुनाई नहीं देता है और उसकी एक सर्जरी, बाईपास सर्जरी जैसे हार्ट की होती है वैसे उसके कान की सर्जरी होनी थी, जो 25-30 लाख की थी और मेरे कजिन के पास वो पैसा भी नहीं था ऑपरेशन कराने का। सारी फैमिली बहुत ज्यादा अपसेट थी। फिर जब हम बाहर निकले, मैं भी परेशान थी, वो भी, तो उसने कहा अच्छा मैं अब अपने शहर वापस जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे क्यों, मुझे थोड़ी देर बैठो, घर चलो। कहते नहीं नहीं मैं कहीं नहीं रुकूंगा, मैं अब जा रहा हूँ। मैंने कहा सामने एवरग्रीन है, वहां पर मुझे एक चाय तो पिला सकता है ना। उसने कहा अच्छा चलो। हम ऊपर एवरग्रीन में बैठे और मैंने गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। पता नहीं मैंने उन्हें आधा घंटा क्या बोला, क्या सुनाया, मुझे तो ये भी नहीं ध्यान। पर जब मैंने बोलना बंद किया सत्संग, तब उनकी डॉटर और उनकी वाइफ दोनों की आंखों में आंसू थे। वो बोले कि आप हमें बड़े मंदिर लेकर चलो। सब उस दिन बड़े मंदिर का तो दिन था, पर थोड़ा टाइम था, वो ये बात 2-3 बजे की थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है हम लेकर चलते हैं। हमने वहां चाय प्रसाद ली और लंगर लिया और फिर वहां से वो सीधे ही अपने शहर चला गया। मैं कभी किसी को, है ना संगत जी, कभी नहीं बोलती कि ऐसा करने से गुरुजी ऐसा कर देंगे, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। पता नहीं उस दिन मेरे मन में क्या आया, मैंने गुरुजी का पेंडेंट दिया, वो जो प्लास्टिक वाले लेमिनेटेड होते हैं वो वाला, और मैंने कहा उससे कि इस पेंडेंट को, है ना, रोज एक ग्लास पानी में डिप कर देना और अपनी डॉटर को सुबह उठ के ये पिलाना। मैंने क्यों कहा मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता। तो मैंने उसको पेंडेंट दे दिया। उसके बाद 15-20 दिन बाद उसका फोन आया मेरे पास। कहता है कि मैं तेरे पैर छूना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए बता बहन क्या करूं। मैंने कहा पर हुआ क्या? उसने मुझे बताया कि उसकी डॉटर की हेयरिंग पावर वापस आ गई थी, वो सब कुछ सुन सकती थी। उसने बताया कि कुछ दिन पहले उसको तिरुपति बालाजी जाना था, जो बहुत दिनों से पेंडिंग था। वो अपनी वाइफ के साथ तिरुपति बालाजी गया, उसकी डॉटर घर पर ही थी। उसने रात में 2 बजे अपने पापा को फोन किया वहां पर कि पापा मुझे गुरुजी ड्रीम में आए थे, वो आधे बालाजी थे और आधे गुरुजी, और उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे सुनाई नहीं देता ना, इसलिए मैं तुझे ब्लेस करता हूँ। और गुरुजी ने उसकी उसी रात सारी हेयरिंग पावर दे दी। जब मेरे भाई ने बात मुझे बताई, वो डॉक्टर के चेम्बर में बाहर खड़ा था, उससे मिलके आया था। वो डॉक्टर कहता है कि अब मेरे करने के लिए कुछ भी नहीं है, जिसने इनको ठीक किया है ना, वो बाकी भी जो 4-5% है वो ही ठीक करेंगे। और अब वो बिल्कुल नॉर्मल है, हैप्पीली मैरिड है, उसके बच्चे हैं। 2002-3 की बात होगी। हम तो डायरेक्टली गुरुजी से बात नहीं करते थे, तो मतलब एक और था गुरुजी से, गुरुजी की तरफ, है ना, कोई देख नहीं सकता था 10 सेकंड के लिए भी। आई चैलेंज, ऐसे लगता था गुरुजी सिर्फ आपको ही देख रहे हैं, आपको ही अंदर से पढ़ रहे हैं। गुरुजी इतने सुंदर लगते थे, गुरुजी के हाथ ऐसे होते थे बिल्कुल लैमिनेटेड, ऐसे लश लश करके चमकते थे गुरुजी के हाथ। तो एक बार तरुण भैया से प्रवीण ने पूछवाया कि गुरुजी से पूछकर आ, मैं ये नौकरी बदल लूं। जब तरुण भाई ने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने 3 लाइनें कही, ਇੱਥੇ सब कुछ सड़ा होया है, बट तेनू 10 ਇੱਥੇ ही काम करना है, अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाए और अपना काम शुरू करे। जब गुरुजी ने बात कही थी ना, तब हमारी सैलरी इतनी भी नहीं थी कि एक बेसिक सोइंग मशीन हम अफोर्ड कर सके। हमने भी सुन लिया कि ठीक है गुरुजी ने कहा, भूल गए कि गुरुजी ने कुछ कहा था, और ये भी कभी याद नहीं रहा जो गुरुजी कहते हो पत्थर की लकीर होती है।
अभी रिसेंटली 8 साल पहले ही हमें इस बात का मतलब पता लगा, जो गुरुजी ने 18 साल पहले बात कही थी वो हमारी डेस्टिनी में लिखी थी। ये गुरुजी ने हमारी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर लिखा था, सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर। ये गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। आज हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नोएडा में, और वो जिस स्केल पे है ना, वो आज भी 8 साल बाद भी ऐसे लगता है जैसे हम कोई सपना देख रहे हो। गुरुजी ने तो इस फैक्ट्री की तैयारी 2014 से ही करनी शुरू कर दी थी। गुरुजी ने एक बहुत बड़ी जिक्सॉ बिछाई, और फिर जिक्सॉ का एक एक पजल उन्होंने अपने हाथ से उस पर रखा। मेरी डॉटर तब 12th में थी। गुरुजी इसकी ड्रीम में आए, और मंदिर में गुरुजी ने दिखाया कि वो सेवा कर रही है मंदिर में, और गुरुजी ने उससे कहा चल तू मेरे साथ आ। गुरुजी ने उसे ऊंची ऊंची आवाज में बोला कि अपनी माँ को कहना, पंजाबी में बोलते रहे वो, जो कि मेरी डॉटर को नहीं समझ आई, और उन्होंने कहा अपनी माँ को कहना ये नहीं। अवंतिका तब ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी, सॉरी संगत जी, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी। अपनी माँ को कहना आगे पढ़ाई नहीं करनी है। उसने 2-3 दिन बाद मुझे डरते डरते बात बताई कि गुरुजी ने कहा है कि आगे पढ़ाई नहीं करनी है। मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि आजकल ग्रेजुएशन फिर किस बच्चे को कहाँ नौकरी मिलती है, और नौकरी वालों के बच्चे तो नौकरी करेंगे। मैं बिल्कुल अजीब सी बात लगी। हमने सबीना भाभी से फोन किया कि भाभी क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने बोला है तो वो रास्ता भी वो ही दिखाएंगे, तुम अपने एग्जाम्स दो और एग्जाम्स की तैयारी करो। उसके बाद मेरी डॉटर ने एग्जाम्स दिए, और उसको 6 महीने के लिए बहुत अच्छी एक एनजीओ में ट्रेनिंग की जॉब मिल गई। वो वहां पर काम करने लगी। इन द मीन टाइम मेरे हस्बैंड ने अपनी जॉब बदली, और वो एक कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ बन गए। वहां पर वो काम कर रहे थे। एक दिन उन्होंने घर आके बोला मेरी डॉटर से कि तू अपनी नौकरी छोड़ दे, मुझे मेड टू मेजर बिजनेस में एक कोई बहुत कॉमन सेंस का बंदा चाहिए, और ज्यादा पैसे कंपनी ने नहीं दिए इस प्रोजेक्ट के लिए, और तू मुझे ज्वाइन कर ले, तू वो कर पाएगी। मेरी डॉटर तो बड़ी खुश। उसने नेक्स्ट डे ही अपना नौकरी वोकरी का रेजिग्नेशन दे दिया, और उसने कहा कि चलो भाई अब मैं यहीं पर काम करूंगी। अब संगत जी हमें ये नहीं पता था कि जो होल टाइम डायरेक्टर, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, कि जो होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ होता है उसका कोई भी रिलेटिव वहां काम नहीं कर सकता है। अब उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। संगत जी मेरी बेटी सिर्फ बीए ऑनर्स थी, और बोर्ड मीटिंग में एक स्पेशल अमेंडमेंट पास हुआ जिसमें कि उसे एमटीएम में बिजनेस हेड अपॉइंट किया गया। नॉन एमबीए, कोई एक्सपीरियंस नहीं इस इंडस्ट्री का, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं। गुरुजी वॉज प्रिपेयरिंग हर फॉर अ मच मच बिगर रोल। 2-2.5 साल उसने वहां काम किया, और एक दिन घर आई और बोला कि मेरा बेटा, हम न्यूक्लियर फैमिली थे, कि हम चारों को एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है। अब मेरे पापा कहीं नौकरी नहीं करेंगे। 2 ऑप्शन है, या तो अपनी सेविंग्स जो है उनके साथ काम चलाओ, या फिर फैक्ट्री चलाओ। हमने सोचा इस उम्र में कहाँ फैक्ट्री खोलेंगे, क्या करेंगे, और सेविंग्स जो है पता लगा वो भी चली गई, तो हम कहाँ जाएंगे। शी डिड नॉट बैक आउट। उसने चार्ट्स बनाए, वर्किंग करी, अकाउंट्स दिखाए, एंड वो इंसिस्ट करती रही कि नहीं नहीं हम करेंगे, हम करेंगे। मेरी बेटी बहुत ही डरपोक, नॉन रिस्क टेकर इन लाइफ है, बट गुरुजी अपना प्लान चला रहे थे। ये फैक्ट्री खोलने का मतलब था कि हमें अपनी सारी सेविंग्स, प्रॉपर्टी सब तोड़वाना पड़ेगा। हमें अपना जिस घर में हम रहते थे वो भी मोर्टगेज करना पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत बार, अनगिनत बार ये प्लान शेल्व किया कि हमारी औकात नहीं है करने की, हम कुछ ज्यादा ही बड़ा सोच रहे हैं। जैसे हम इस प्रोजेक्ट की किताबें रख दे उठ के, वो अगले दिन फिर निकल आए किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट पे। एंड फाइनली वी ओपनड आवर फैक्ट्री इन 2018, 15 years after what Guruji had said.
15 साल बाद वो बात पूरी हुई और गुरुजी ने मेरे को उस दिन कहा था तुझे काम करना है, इसको कुछ काम करना चाहिए। वो वाली बात भी 15 साल बाद। ये पूरी फैक्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी। हर एक दिन यहाँ पर एक सत्संग होता है। जो हमारी सालों की कमाई नहीं थी, उतनी औकात दी गुरुजी ने कि हम उतनी सैलरी लोगों को देते हैं। गुरुजी इतनी औकात बढ़ा देंगे कभी नहीं सोचा था। इस फैक्ट्री से जुड़े सत्संग भी सुनाऊंगी संगत जी। इस फैक्ट्री में 40 फीट की एक लोहे की चिमनी लगनी थी। उस चिमनी को इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, क्योंकि वो इतनी बड़ी होती है। जैसे ही वो स्पॉट पे रखनी होती है, 8 वेल्डर्स उसको चारों तरफ से वेल्ड करते हैं। दिल में धुक धुक बहुत हो रही थी। बड़ी सी क्रेन आई, वो चिमनी चेन में लगी थी और संगत जी मैंने ऊपर देखा कि वो चेन स्नैप हो गई आधे रास्ते, और उसके नीचे 40 आदमी बैठे हुए थे चिमनी इंस्टॉल करने के लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं जोर जोर के चिल्लाने लगी, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। और कैसे वो चिमनी टिक गई नीचे और कैसे वो वेल्ड हो गई। कुछ 10 सेकंड में सब कुछ हो गया। 10 सेकंड में। नहीं तो फैक्ट्री शुरू होने से पहले कितने लोगों पर वो चिमनी गिरनी थी, कितने लोगों को उस दिन गुरुजी ने बचा लिया। हमें इस फैक्ट्री को लगाने के लिए हमने सारी सेविंग्स तुड़वा दी। कुछ भी हमारे पास अब बचा ही नहीं था, कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ तक कि संगत जी मैंने अपने बच्चों के जो पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट होते हैं ना, मैंने वो भी तुड़वा दिए। हमारे पास बस इतना पैसा था कि 75% कोलैटरल बैंक से मिलेगा और जो 25% हमें देना है मशीनरी के लिए, उतना ही पैसा था। जब हमने ये प्लांट लगाने लगे, हमें पता नहीं था कि मशीन्स पे भी ड्यूटी लगती है। ये ड्यूटी 18 जो जीएसटी आईजीएसटी था ना, वो लगना था। वो था 18%। हमने वो इतने सारे लाख रुपए हमने कभी अकाउंट ही नहीं किए कि ये हमें आईजीएसटी भी भरना पड़ेगा। अब हमारे पास तो पैसे थे नहीं, मशीन वालों को पैसे जा चुके थे, बैंक में सिर्फ बाकी पेमेंट के लिए डायरेक्ट मशीन वालों को पेमेंट करनी थी। अब हम फंस गए, ना तो हम पीछे जा सकते और आगे रास्ता है नहीं और पैसे थे नहीं हमारे पास। मेरे हस्बैंड उस दिन रात में कहते हैं अंजू कुछ ऐसा नहीं होता, ये ड्यूटी ऐसा नहीं हो सकता कि ड्यूटी खत्म हो जाए। मैंने कहा ड्यूटी कैसे खत्म होगी। अगले दिन वो जब अपने पुराने ये फैक्ट्री मैंने बनवानी शुरू कर दी थी और वो अपनी पुरानी फैक्ट्री में ही जा रहे थे, क्योंकि उनको अभी तक रिलीव नहीं किया गया था। वहां से 10:30 बजे उनका फोन आया, क्योंकि सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर थे, इनके पास गवर्नमेंट की सब नोटिफिकेशंस आते थे। नोटिफिकेशन पे आया कि अब ये ड्यूटी हटा दी गई है मशीनरी से। मशीनरी से ये ड्यूटी हटा दी गई है। गुरुजी कुड डू दिस अनबिलीवेबल थिंग। 12 घंटे में उन्होंने एक सरकारी सर्कुलर बदल दिया था, क्योंकि हमारे पास तो पैसे थे नहीं और हम मशीन मंगवा नहीं पाते। और 1 महीने बाद संगत जी इस मशीनरी पे वापस आईजीएसटी लग गया। वापस आईजीएसटी लग गया उस पर। गुरुजी ने सिर्फ इस फैक्ट्री के लिए ये सब किया। अभी क्या होता है संगत जी, फॉरेन बायर्स आते हैं। हमने पहले गुरुजी का मंदिर थोड़ा पीछे बनाने को कहा था कि सब लोग हमारे गुरुजी को क्यों देखें, पर तरुण बहन इंसिस्ट किया नहीं, आगे ही बनाओ। अब वो सबसे आगे और उसके पीछे कॉन्फ्रेंस रूम है। हमारे जो भी बायर्स आते हैं फॉरेन बायर्स, वो कॉन्फ्रेंस रूम तक तो जाते ही नहीं, गुरुजी के कमरे के सामने ही रुक जाते हैं। और गुरुजी का आपको सब संगत जी जानती हैं कि कितना मैजेस्टिक गुरुजी दिखते हैं। वहां रुक जाते हैं और पूछते हैं हु इज ही, क्यों नहीं वो सिंहासन दिखता है। हम बोलते हैं कि ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है और हम इनके लिए काम कर रहे हैं। और फिर वो गुरुजी के बारे में हमसे पूछते हैं। हम गुरुजी का सत्संग उन्हें सब सुनाते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि काश हमारे पास भी ऐसे गुरु होते। बायर्स आते हैं संगत जी, इस फैक्ट्री में गुरुजी का खुद निवास है। बायर्स आते हैं, वो
बैंगलोर में बड़ी बड़ी ह्यूज कैपेसिटीज की फैक्ट्री, जिनके पास नो हाउ है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, उन सब फैक्ट्रीज को छोड़ के वो हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं ना, आपकी लाइफ में कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता। सब कुछ आपके लिए वो मैनेज करते हैं। बहुत स्ट्रगलिंग फेजेस भी आते हैं, पर हमेशा गुरुजी आपको संभाल लेते हैं। वो गिरने कभी भी नहीं देते आपको। लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, टेस्टिंग